हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। अभ्यास डीपीक्यू सेट नंबर 54 के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ और उपस्थित हूँ। ये मैथ्स प्रैक्टिस की सीरीज़ हमारी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को सुबह 11 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल यानी एग्जामों पर चलती है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद सवाल आपसे डरेगा एग्ज़ाम में। क्यों डरेगा? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन होगी ज़बरदस्त, आपके पास हर सवाल को करने का फास्ट तरीका होगा, तो सवाल तो आपसे डरेगा ही डरेगा। इस सीरीज़ के बारे में कंप्लीट जानकारी इस पेज पे उपस्थित है। स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़ सकते हैं क्या आपको मिलने वाला है। पीडीएफ हमारी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। क्यूआर कोड स्कैन करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको मुझसे कंप्लीट मैथ्स पढ़ने की इच्छा है तो आप अर्जुना मैथ्स ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2025 के लिए बैच है। इसके लिए आपको एग्जामो लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और 8882600700 पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके हमारी टीम से इस बैच के बारे में जान सकते हैं। ये ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो देखिए, पहला सवाल क्या है हमारा, कह रहा है लेट द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन बी पी। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 3:1। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज p+1, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स। तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर हमें कैलकुलेट करना है। जो डेटा है वो डेटा क्या है, देखिए कि बॉयज जो हैं और गर्ल्स जो हैं इनका अनुपात मुझे दिया है क्या, 3:1। और बॉयज़ का एवरेज मुझे दिया है p+1 और गर्ल्स का एवरेज निकालना है। मुझे ओवरऑल औसत दिया हुआ है कि ओवरऑल औसत हमारा p के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम वेटेड एवरेज का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और उससे ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। वेटेड एवरेज जो होता है यानी किसी भी पर्टिकुलर एक दो ग्रुप्स हैं उनको आपने कंबाइन किया, तो उनका जो औसत होता है, अगर पहले ग्रुप का औसत A1 हो और दूसरे ग्रुप का औसत A2 हो और वो W1 और W2 के रेशियो में होते हैं, तो वेटेड एवरेज कुछ ऐसा कहलाता है। तो यहाँ पर हमें फाइनल एवरेज P के बराबर दिया है तो यहाँ P लिखेंगे। A1 यानी ग्रुप 1 का औसत, ये P+1 के बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं P+1। और जो W1 रेशियो W2 है वो यही है, क्वांटिटी रेशियो, तो ये 3 से गुणा होगा। दो दूसरे ग्रुप का औसत मुझे नहीं पता है, मैं इसको x मान सकता हूँ, तो वो बनेगा x इंटू W2 1 अपॉन W1 प्लस W2 4 बन जाएगा। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे x की वैल्यू को तो ये मिलेगा 4p माइनस 3p माइनस 3, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई p-3, यानी जो गर्ल्स का औसत है वो p-3 के बराबर हो गया। आंसर हो गया सी। इसको करने का एक और तरीका था जिसको हम कहते हैं डेविएशन अप्रोच। तो डेविएशन अप्रोच में इतना कुछ लिखना नहीं पड़ता। डेविएशन अप्रोच कैसे होता, वो कहता कि P अगर हमारा कंबाइंड औसत है, ओवरऑल औसत है दोनों ग्रुप्स को कंबाइन करने के बाद, तो नेट डेविएशन जो होगा हमारा वो 0 होगा P के रेस्पेक्ट में। अब नेट डेविएशन की गणना कैसे होगी, आप कहोगे कि ये जो बॉयज है इनका औसत P+1 है, तो ये P के रेस्पेक्ट में एक अधिक है, और चूंकि क्वांटिटी 3 है तो 3 इंटू +1 3 के बराबर होगा, तो इसको हम बोलेंगे कि बॉयज वाले ग्रुप से मुझे +3 का डेविएशन मिल रहा है, या कह ले 3 का सरप्लस मिल रहा है। अब P के रेस्पेक्ट में नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। तो दूसरा ग्रुप हमारा है गर्ल्स का ग्रुप। इस गर्ल्स के ग्रुप से हमें -3 का टोटल डेविएशन चाहिए, तभी नेट डेविएशन 0 बनेगा, क्योंकि पहले ग्रुप से मुझे +3 मिल चुका है। अब -3 का डेविएशन देने के लिए कितने लोग हैं क्वांटिटी में, केवल एक, तो ये एवरेज से 3 कम होना चाहिए, तो ये p-3 होना चाहिए, तब हमारा नेट डेविएशन 0 बनेगा। तो आपने ये वैल्यू बोल दी कि p-3 के बराबर है, मेरा आंसर क्या हो गया, सी के बराबर हो गया। तो आप डेविएशन से इस सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला मालूम होना जरूरी है, क्योंकि कई सवालों में ये काफी हेल्पफुल है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेकिन इस सवाल में इसको लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप डायरेक्टली डेविएशन से इस सवाल को हल कर सकते हैं। एक और बात, सवाल पढ़ते ही आपके दिमाग में एक चीज और भी आनी चाहिए जिसका इस सवाल में कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपको, बट आनी चाहिए कि P उत्तर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसका कारण यह है कि देखिए, एक औसत हमारा कंबाइंड P दिया हुआ है, बॉयज का औसत मुझे P+1 दिया हुआ है, एक ग्रुप का औसत P+1 है, तो एवरेज की प्रॉपर्टी के हिसाब से दूसरे ग्रुप का जो औसत होगा वो P से कम ही होना चाहिए। दो ग्रुप्स का कंबाइंड जो औसत होता है वो
एक ग्रुप का एवरेज होगा जो लोअर होगा और एक ग्रुप का एवरेज हायर होगा, उसके कहीं बीच में होता है। दोनों ग्रुप्स के एवरेज पी से बड़े नहीं हो सकते, जो कि कंबाइंड एवरेज है। इसलिए हमें जो गर्ल्स का एवरेज निकालना है वो लेस देन पी ही होना चाहिए। तो ये जो डी ऑप्शन है ये गलत हो गया। अब इसका फायदा आपको तब मिलता, जैसे मेरे पास एक ऑप्शन होता पी, एक ऑप्शन मान लिया दिया होता p-3, एक ऑप्शन दिया होता मुझे p+3 और एक ऑप्शन दिया होता p+1 या p+2 करके। चार ऑप्शन अगर ऐसे होते तो आप इसी लॉजिक से उत्तर लगा देते कि आपका उत्तर p-3 है, कि औसत, चूंकि बॉयज का औसत p+1 है, ओवरऑल औसत p है, गर्ल्स का औसत p से छोटा होना चाहिए, और p से छोटा ऐसे अगर ऑप्शन होते तो हम सीधे बोलते एक ही है p-3, वही सही होगा। तो ये एडिशनल लॉजिक भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो आपको किसी अन्य प्रश्न में हेल्प करेगा। ये सवाल कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस विल हैव मिनिमम चेंज इन इट्स वैल्यू इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस। इस सवाल की दो अप्रोचेस बताऊंगा, पहले नॉर्मल, फिर मैं आपको इसमें रॉसम अप्रोच भी बताऊंगा। रॉसम का मतलब रैमोसर की ऑसम अप्रोच, उसको भी बताऊंगा। पर पहले नॉर्मल तरीका देखो। ये कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3-3 जोड़ दो और ये बताओ कहां पर सबसे कम फर्क आएगा। तो यहां पर जोड़ते हैं, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 3, तो 2 में 3 जोड़ेगा 5 बनेगा, 3 में 3 जोड़ेगा 6 बनेगा। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में 3 में 3 जोड़ेगा 6 बनेगा, 4 में 3 जोड़ेगा 7 आएगा। यहाँ तीसरे में 4 में 3 जोड़ेगा 7 आएगा, 5 में 3 जोड़ेगा 8 आएगा, यहाँ 5 में 3 जोड़ेगा 8 आएगा, 6 में 3 जोड़ेगा 9 आएगा। ये वैल्यूज हो गई। अब इसका अंतर मुझे निकालना है जो पहले फ्रैक्शन था, क्योंकि यही तो पूछ रहा है आपसे कि कहां पर जो चेंज है ना, मिनिमम चेंज देगा। तो सबका अंतर निकालेंगे और सबका अंतर निकालने के बाद मैं कहूंगा कहां पर सबसे कम बदलाव है, उस सबसे कम बदलाव को हम मार्क करेंगे। तो देखो इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे 6 एलसीएम बन जाएगा पहले वाले में, और 6 अगर एलसीएम बन गया तो ये बनेगा 5 - 4, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 1/6। दूसरी वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम बनेगा 28, 7 चौके 28, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, माइनस 4 सत्ते 28, 7 तिरके 21 हो गया, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 3/28। अब 3/28 के बाद ये वैल्यू हो गई आपकी 5 अट्ठे 40, तो 5 सत्ते 35 हो गया, 5 अट्ठे 40, 8 चौके 32 हो गया, तो ये वैल्यू आपकी 3/40 के बराबर आ गई। आखिरी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो एलसीएम बनेगा आपका 18, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 हो गया, 6 तिरके 18, 5 तिया 15 हो गया, तो ये वैल्यू आपकी 1/18 हो गई। अब अगर आप इन वैल्यूज को गौर से देखें, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये लीस्ट आई, ये वैल्यू सबसे कम आई लीस्ट, और ये पहली वाली वैल्यू आपकी हाईएस्ट आई। आप कहोगे सर ये इतना जल्दी आपने कैसे देख लिया, ठीक है, ये इसलिए मैंने देख लिया, बहुत सिंपली देख लिया कि देखो ये जो 3/28 आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आप इसको डिवाइड करने जाएंगे तो ये 0.1 समथिंग बनेगा, राइट, फॉर श्योर। आप 30/40 को गुणा करेंगे तो ये दशमलव के बाद 0 आएगा और 7 आएगा, 0.07 समथिंग बनेगा। 1/6 को अगर आप डिवाइड करेंगे दशमलव लगेगा, ठीक है, 0.1 आएगा और उसके बाद 6 करके समथिंग लाइक दैट, इस तरह से आपकी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी 1/6 की गणना अगर आप करेंगे तो इस तरह का कुछ सिनारियो है। लेकिन मैंने हाईएस्ट और लीस्ट इतना जल्दी कैसे बोल दिया, मैंने थोड़ा परसेंटेज के टर्म्स में सोचा। यहां पर कैसे सोचा, देखिए 1/6 परसेंटेज के टर्म में वही होता है आपका 16 2/3% होता है। 28, 3/28 को अगर आप गौर से देखें तो ये 10% से हल्का सा बड़ा है। क्यों, क्योंकि 28 जो होता है इसका 10% 2.8 होता है, और ऊपर 3 लिखा है तो 10% से बहुत थोड़ा सा ही बड़ा है। ये तो 16 2/3% है, ये 10% से थोड़ा सा ही बड़ा है। ये वैल्यू जो 3/40 आपके सामने लिख रही है, 3/4 अगर होता तो 75% होगा, 3/40 को मैं 7.5% बोलूंगा, तो ये वैल्यू एग्जैक्टली 7.5% के बराबर है। आखिरी वैल्यू जो 1/18 है ये 5.55% के बराबर होता है। यही देख के मैंने आपको बोल दिया कि भाई जो हाईएस्ट वैल्यू है वो तो पहली हो गई और लीस्ट वैल्यू हमारी हो गई डी। तो सबसे कम बदलाव आपसे पूछा गया तो सबसे कम बदलाव आप कहेंगे डी में आएगा, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये तो नॉर्मल अप्रोच है। अब हम आते हैं इस सवाल में रॉसम अप्रोच। रॉसम अप्रोच की औसम बात मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं। तो रॉसम अप्रोच क्या कहेगा, जरा इसको गौर से देखिएगा।
रॉसम अप्रोच में एक बात का इस्तेमाल करना चाहता हूं। आपके पास एक फ्रैक्शन है 2/3, बहुत गौर से देखिएगा। एक फ्रैक्शन आपके पास है 2/3 ऑलरेडी। अब जो 2/3 फ्रैक्शन आपके पास है, इसमें अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 और 3 जोड़ेंगे, तो क्या इसमें कुछ ऐसा कर रहे हैं आप, 3/3 का एडिशन कर रहे हैं, ऐसा? नो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आप 3 और 3 ऐड करें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो एक तरह से मेरे पास एक 2/3 फ्रैक्शन है और उसमें मैं 3/3 का एक फ्रैक्शन ऐड कर रहा हूं। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए इस चीज को कुछ इस तरह से रिलेट करें, समझ पाए कि ये जो एग्जिस्टिंग फ्रैक्शन है और ये जो एग्जिस्टिंग फ्रैक्शन इसमें जुड़ा, हर किसी को आप इसी तरह से देखें कि आपके पास एक 3/4 का फ्रैक्शन होगा और आप उसमें एक 3/3 का फ्रैक्शन जोड़ेंगे। आपके पास एक 4/5 का फ्रैक्शन होगा, उसमें भी आप एक 3/3 का फ्रैक्शन जोड़ेंगे। आपके पास क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम 3 3 जोड़ रहे हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए बस लिख रहा हूं कि 3/3 हम जोड़ रहे हैं, न्यूमरेटर में 3 जोड़ रहे हैं, डिनोमिनेटर में 3 जोड़ रहे हैं, तो उसका रेशियो मैं यहां पर लिख रहा हूं बस 3/3। 3/3 इज नथिंग बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम 3 3 जोड़ रहे हैं, उसका मैं रेशियो लिख रहा हूं आपके सामने। यहां पर मैंने लिखा 5/6 और इसमें मैं 3/3 जोड़ रहा हूं। अब इसको आपको कुछ ऐसे समझना है बहुत गौर से कि 2/3 जो है ये 66.66% होता है, 3/4 आपका 75% होता है, 4/5 आपका 80% होता है, और 5/6 को ये आप परसेंटेज में पढ़ते हैं, ये सारे फ्रैक्शन 83 1/3% होता है। अब इसमें हम जो जोड़ रहे हैं दोनों में 3 और 3, इसको मैं बोलूंगा 100%। 3 ऊपर 3 नीचे, तो उनका आपस में रेशियो क्या है, समथिंग लाइक दिस, 100% 100% 100%। अब गौर से देखिएगा, इसमें अगर वेरिएशन की आप बात करोगे तो 100 तो देखो सब में फिक्स है, दोनों में 3 3 जोड़ा, यानी 1/1 का रेशियो में हमने चीज जोड़ा, सब में सेम चीज। लेकिन ये चीज यहां से जितना दूर होगी, जब हम इन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? अंतर की बात करें तो यहां पर अंतर आपको हाईएस्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चेंज यहां हाईएस्ट मिलेगा आपको। यहां पर आप ऑर्डर देख सकते हैं, पूरा एग्जैक्ट ऑर्डर आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर चूंकि ये सबसे करीब है, यहां चेंज लीस्ट होगा, यहां लीस्ट चेंज होगा, यहां हाईएस्ट चेंज होगा क्योंकि यहां गैप सबसे बड़ा है। और यहां पर चेंज क्या होगा, 25% का गैप है, ये सेकंड नंबर का चेंज है। और यहां पर जो गैप 20% का है, तो यहां पर पीछे से लीस्ट से जस्ट थोड़ा सा बड़ा चेंज होगा। तो सिर्फ इस आइडेंटिफिकेशन से हम बोल सकते हैं कि भाई 5/6 करेक्ट है, क्योंकि 5/6 जो है वो जो हम 3 और 3 जोड़ रहे हैं, जिनका आपस में रेशियो 1:1 है, उसके नियरेस्ट है। तो जो उसके सबसे ज्यादा नियरेस्ट होगा वो सबसे कम डेविएशन देगा, सबसे कम चेंज देगा, एंड देयरफॉर आंसर डी इज करेक्ट। तो इस लॉजिक से आप सीधे आंसर लगा सकते थे डी। ठीक है, बाकी मैंने कैलकुलेशन भी दिखा दी है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में या समझने में किसी प्रकार की तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। एक चीज से और कंफ्यूज मत होना कि 3/3 का मतलब जो मैंने लिखा है कि जो मैं दोनों में जोड़ रहा हूं, ये बेसिकली n/d की वैल्यू है कि न्यूमरेटर में कितना बढ़ा रहा हूं, डिनोमिनेटर में कितना बढ़ा रहा हूं, ये उसकी वैल्यू लिखी है। ये मत सोचने लगना कि सर ये 3/4 में 3/3 जोड़ने से इट इज नॉट इक्वल टू 6/6 मतलब इट इज नॉट इक्वल टू 6/7। नो, ये मैं बोल ही नहीं रहा हूं आपसे। ठीक है, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं जोड़ रहा हूं उसका आपस में रेशियो क्या है, सो दैट आप इस चीज को थोड़ा रिलेट कर पाए। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखिए। ये सवाल कह रहा है कि 4x³ + 12x² - x - 3 किस चीज से डिवाइड होगा। ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या है कि भाई इसको फैक्टराइज कर लो और फिर दिख जाएगा किससे ये डिवाइड होगा नहीं होगा। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखिए 4x मैं कॉमन ले सकता हूं, 4x² पहले दोनों से, तो मुझे मिलेगा x+3। फिर मैं -1 कॉमन ले सकता हूं, मुझे मिलेगा x+3। अब मैं x+3 को कॉमन ले सकता हूं, तो मुझे मिलेगा 4x² - 1। अब x+3 मैंने यहां लिख दिया, 4x² - 1 को आप a² - b² से a+b और a-b में तोड़ सकते हैं। तो ये इसका फाइनल फैक्टराइजेशन हो गया। अब ऑप्शन देख लेते हैं। 2x+1 ओनली से डिवाइड होगा, ये गलत है क्योंकि इसके अलावा भी ब्रैकेट में चीजें हैं जिनसे डिवाइड हो रहा है। क्या ये केवल 2x - 1 से डिवाइड हो रहा है? नहीं।
क्या ये 2x प्लस वन और 2x माइनस वन दोनों से डिवाइड हो रहा है? यस। डी ऑप्शन कर रहा है नीदर, तो ये भी गलत हो गया। तो इन तीनों ऑप्शंस में से सी ऑप्शन जिसमें कह रहा है कि 2x प्लस वन और 2x माइनस वन दोनों से डिवाइड होगा, वो ऑप्शन सही है। एक्चुअल में एक और फैक्टर है जो है x प्लस थ्री, उससे भी डिवाइड हो रहा है, पर उसके बारे में ऑप्शन में बात ही नहीं की गई है, तो कोई बात नहीं। बट 2x प्लस वन और 2x माइनस वन इन दोनों से तो डिवाइड हो ही रहा है। अच्छा, एक चीज और गौर से देखना, इसके साथ में एक और एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं आपको कि पॉलिनोमियल्स में, देखो इसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, है ना, ये पॉलिनोमियल्स है। एक्स में क्यूबिक एक्सप्रेशन है, इसको बोलेंगे डिग्री 3 का पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट जो वेरिएबल की पावर मौजूद होती है वो डिग्री कहलाती है, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 3। तो पॉलिनोमियल के केस में ना एक और तरीका होता है चेक करने का कि ये किससे डिवाइड होगा। वो यहां पर हेल्पफुल नहीं है बट कहीं और हेल्पफुल होगा। जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पर, मैं ये पॉलिनोमियल भी लिख दूंगा, 4x³ प्लस 12x² माइनस x माइनस 3। अब ये पॉलिनोमियल एक तरीका है कि हम फैक्टराइज करके देख लें, और एक तरीका है कि अगर मैं x की कोई ऐसी वैल्यू रखूं जिससे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, जैसे याद करें ना x प्लस एम इसका एक फैक्टर हो जाएगा, या ये पॉलिनोमियल x प्लस एम से डिवाइड हो जाएगा अगर x बराबर -1 माइनस एम रखने पे जीरो हो जाए। जैसे भी आपने फैक्टराइज करके देखा ना, तो एक फैक्टर x प्लस 3 आया, एक 2x प्लस 1 आया और एक 2x माइनस 1 आया। अब x बराबर -3 रखने पे, x बराबर -1/2 रखने पे और x बराबर 1/2 रखने पे कैसे निकाला मैंने? इस ब्रैकेट को जीरो रखा तो x बराबर -3 आ गया, इस ब्रैकेट को जीरो रखा तो x बराबर -1/2 आ गया, इस ब्रैकेट को मैंने जीरो रखा तो x बराबर 1/2 आ गया। अब अगर डायरेक्टली मैं किसी तरह से आपको ये वैल्यूज प्रोवाइड कर दूं, तो आप खुद बताओ कि चूंकि इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टराइजेशन है, अगर मैं इसमें x बराबर -3 रखूंगा तो नेचुरली ये जीरो आएगा। क्यों आया? क्योंकि ये x प्लस 3 का एक ब्रैकेट है, अगर ये x प्लस 3 से डिवाइड हो रहा है तो x प्लस 3 बाहर कॉमन आया होगा, और x बराबर -3 रखने पे ये जीरो बनेगा। ऐसे ही x बराबर -1/2 रखने पे जीरो बनेगा, ऐसे ही x बराबर 1/2 पे जीरो बनेगा। तो पॉलिनोमियल में अगर आप कोई भी x की ऐसी वैल्यू ढूंढ ले जाएं जिसपे ये जीरो हो जाता है, तो आपको फैक्टर मिल गया। अगर x बराबर -m पे जीरो हो गया तो x प्लस एम इसका एक फैक्टर है, और इसका काफी इस्तेमाल आप कर पाएंगे जब कोई क्यूबिक इक्वेशन आपके सामने दी हो और आपको वैल्यूज गेस करनी पड़ जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन अगर आपको करना पड़े तो उसमें ये तरीका बनता है कि भाई हिट एंड ट्रायल। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन का तरीका तो आपको आता है कि x² प्लस 5x प्लस 6 अगर आपको दे दिया गया तो आप इसको तो फैक्टराइज करना जानते हैं कि इसको आप 2 और 3 में ब्रेक करेंगे और फिर इसको x+2 और x+3 में हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दे दी जाए, जैसे क्यूबिक इक्वेशन में इसको ऐसे बना दूं, मैं इसको x-1 से गुणा करके फिर एक्सपेंड करके एक क्यूबिक इक्वेशन बना दूं, तो क्यूबिक इक्वेशन का डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करने का तरीका नहीं होता है सच। तो उसमें आपको एक वैल्यू गेस करनी पड़ जाती है, एक फैक्टर गेस करना पड़ जाता है। तो जैसे उसमें हिट एंड ट्रायल करते हो कि भाई x बराबर 0 फिट हो रहा है क्या? अगर 0 बन गया तो x कॉमन आ जाएगा। फिर आपका x बराबर 1 फिट हो रहा है क्या? अगर x बराबर 1 पे 0 हो गया तो आप कहते हो x-1 इसका एक फैक्टर बन गया। अब इस पॉलिनोमियल से हम x-1 को बाहर निकालेंगे और अंदर आपकी वैल्यू आ जाएगी x² प्लस 5x प्लस 6। और एग्जाम में आपको ये फैक्टराइज प्रोडक्ट में दिया होगा, तो इसलिए ये चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर मैं लेट से x बराबर -3 रखूं और वो पॉलिनोमियल जीरो हो गया, तो इसका मतलब हो गया x+3 उसका एक फैक्टर है। तो ये भी एक तरीका है, और कई बार जब ऑप्शन सिंपलर होंगे, एक ही वैल्यू चेक करने को होगी, तो हम ऑप्शन चेक करके भी देख सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं? तो ये चीज एडिशनल मैंने आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। ये सवाल आपसे कह रहा है कि भाई अगर सम और प्रोडक्ट एक रूट है इक्वेशन px² माइनस 6x प्लस क्यू बराबर 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका कह रहा है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों 6 के बराबर है। तो बताना है कि भाई p प्लस क्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मुझे सम ऑफ रूट्स पता हो तो फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर मुझे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम हो तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकता हूं। तो यहां पर मुझे दोनों 6 दिया है, तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखूंगा। अब जो इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में वो ऐसी दी हुई है, यस देखो 6x से पूरा मैच कर गया, तो इसका मतलब हो गया p की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और q की वैल्यू यहां कंपेयर करोगे आप तो 6 के बराबर मिल गई। तो अगर आपसे मैं p प्लस q के बारे में पूछ रहा हूं तो वो 7 के बराबर आ गया, p प्लस क्यू 7 आ गया, यानी मेरा उत्तर जो हो गया वो b करेक्ट हो गया। b आंसर आपका यहां पर राइट हो गया कि p प्लस क्यू की वैल्यू जो है वो 6 और 1 7 के बराबर है। देखिए सवाल आपसे कह रहा है कि एक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 3k अगर 0 के बराबर है और इसके इक्वल रूट्स हैं तो k की वैल्यूज क्या होंगी। अब इक्वल रूट्स का केस समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिएगा ये आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट रिवीजन है। अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मान लिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो एक टर्म होता है डी जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट विविधकर, उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। अगर ये डी 0 से बड़ा होता है तो हम कहते हैं इसके रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, यानी अलग अलग हैं। अगर ये डी 0 के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं रूट्स हमारे रियल हैं और बराबर हैं, इक्वल हैं। इन दोनों को अगर कंबाइन करके देखेंगे तो हम बोलेंगे जब डी हमारा 0 या 0 से बड़ा होता है तो रूट्स रियल होते हैं, रियल रूट्स की कंडीशन होती है। इसको मैंने ब्रेक करके लिखा है रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग, डी बराबर 0 पे, डी ग्रेटर देन 0 पे, और डी इक्वल टू 0 पे रियल और इक्वल हो जाएंगे रूट्स आपके। डी जब 0 से छोटा होता है तो रूट्स हमारे इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ये तो एक बात हो गई, मैथमेटिकल बात हो गई। अब रूट इक्वल का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो कि कुछ सवालों में ये भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। रूट इक्वल का मतलब होता है कि जैसे ये मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब यहां पर आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर जब 0 के बराबर बनेगा तो x की वैल्यू -1 एक ही वैल्यू मिलेगी। ये एक ही वैल्यू नहीं है बल्कि ये दो वैल्यू हैं जो कि इक्वल है, राइट। ये दिस x बराबर -1 एक ही रूट मिला, ये एक ही रूट नहीं है बल्कि ये दो रूट हैं जो कि इक्वल है, क्योंकि यहां पर क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर में है। अब जैसे आपके पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको ऐसे फैक्टर मिलेगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो इसका एक रूट बनेगा जब आप x प्लस 3 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर -3। दूसरा रूट मिलेगा जब x प्लस 2 को आप 0 के बराबर करोगे तो x बराबर -2। तो दोनों रूट्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो अलग अलग वाले रूट में फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा होगा, और जब रूट्स इक्वल होंगे तो पक्का एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा जिससे सिंगल रूट मिलता हुआ दिखेगा आपको। सिंगल रूट का मतलब दो रूट सेम सिंगल है। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे कई प्रश्नों में इससे बहुत फायदा मिलेगा और यहां पर इस नॉलेज से फायदा मिलेगा। तो अब सवाल में आ जाओ। सवाल कह रहा है कि भाई हमारे पास एक इक्वेशन है, इसके इक्वल रूट्स हैं, तो बताओ के की वैल्यू क्या है। तो आप कहोगे यहां पर इसको आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ये स्टैंडर्ड जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। ए की वैल्यू मुझे दिख रहा है 4 है, बी की वैल्यू मुझे दिख रहा है -2k के बराबर है, सी की वैल्यू हमारी 3k के बराबर है। अब हम कहेंगे रूट्स अगर इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, यानी हमारा बी स्क्वायर -4ac 0 के बराबर होना चाहिए। बी स्क्वायर यानी हो गया 4k स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हो गई 4, सी की वैल्यू हो गई 3k, ये वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। अब राइट साइड अगर 0 है तो पहले ही 4 कॉमन लेके हटा सकते हैं, ठीक है। आगे वैल्यू आपकी मिल रही है के स्क्वायर -12k इज इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा k -12 इज इक्वल टू 0। अब इसका प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है, k और k -12 का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो k बराबर 0 होने पे भी हो सकता है और k -12 के 0 होने पे भी हो सकता है। तो k की दो वैल्यूज आ गई 0 और 12, यानी आंसर हो गया हमारा C। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है 0 और 12 आपकी आ जाएगी। अगर आप 0 ले लें k की वैल्यू या फिर आप 12 ले लें तो आपके मूल एक समान हो जाएंगे, यानी सेम हो जाएंगे। अब आपका होमवर्क ये है कि आप इस इक्वेशन में एक बार k को 0 रखिए और एक बार आप k को 12 रखिए। आप देखेंगे दोनों केसेस में जो इक्वेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी।
जैसे यहाँ तो जब आप के को 0 रखेंगे तो के 0 रखने पे तो सीधे यही हो गया 4x² बराबर 0। तो इसके दोनों रूट्स हो गए 0,0 एक तरह से। एक्स स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर आप के को 12 के बराबर रखेंगे तो आप जरा होमवर्क है आपका, घर पे चेक कर लेना, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए कि इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी तभी इक्वल रूट्स होंगे। तो आप चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि x प्लस 1/x 5/2 के बराबर है, तो बताओ आप x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे जो प्रश्न होते हैं इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स थॉट नहीं लगाना होता है। देखो जब भी राइट हैंड साइड में वैल्यू आपको ऐसे दी हो, यानी फ्रैक्शन में वैल्यू दी हो, तो ये पकड़ना आसान हो जाता है कि x की वैल्यू क्या है। अगर मैं आपको x प्लस 1/x को सीधे लिख के दे दूं 4, तो आपको x की वैल्यू खोजने में ज़्यादा तकलीफ होगी। लेकिन अगर मैं x प्लस 1/x को 5/2 दे दूं तो x की वैल्यू खोजना आसान होता है। कैसे? देखो x प्लस 1/x यहाँ लिखा मैंने, मैं इसको सिर्फ डिवाइड करूंगा 2 से, तो 2 दूनी 4 बनेगा, तो इसको मैं 2 प्लस 1/2 लिख सकता हूं। अब आप बहुत ध्यान से अगर देखें तो आपको दिख रहा है x की वैल्यू 2 के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप गौर से देखो, यहाँ x है यहाँ 2 है, इक्वल कर दो। x अगर 2 के इक्वल हुआ तो 1/x 1/2 के बराबर हो गया, x की वैल्यू 2 दिख गई। अब x की वैल्यू अगर 2 दिख गई तो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 निकालना आपके लिए बहुत ही सरल हो गया। आप कहेंगे 2 की पावर 4 16 होता है, माइनस 1/16 होता है, 256 माइनस 1 बनेगा 255/16, राइट। तो ये उत्तर यहां पर सही हो गया, आप आंसर लगा लेंगे बी। लेकिन ये सवाल थोड़ा अधूरा है। अधूरा इसलिए है क्योंकि यहां पर एक सॉल्यूशन और भी है बेटा। देखना, जब आपका x प्लस 1/x 2 प्लस 1/2 के बराबर है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, 1/2 प्लस 2। अगर मैं x की वैल्यू को बोलूं 1/2 है, जरा बताओ 1/x कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? यस। तो x की वैल्यू सिर्फ 2 संभव नहीं है, x की वैल्यू 1/2 भी संभव है, वहां पर भी सेम चीज मिलेगी। तो x को अगर आप 1/2 रखते इस क्वेश्चन में तो x की पावर 4 1/16 बनता, माइनस 1/x की पावर 4 जो बनेगा वो 1/16 बनता है ऐसे। तो फाइनली वैल्यू बनती 1/16 माइनस 16, ये वैल्यू आपकी बन जाती माइनस 255/16, यानी आंसर आपका बन जाता बी। लेकिन मैग्नीट्यूड बी के बराबर था, साइन माइनस था। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां दो उत्तर संभव है, प्लस 255/16 भी संभव है, माइनस 255/16 भी संभव है। बट चूंकि माइनस कहीं लिखा नहीं है इसलिए हम प्लस वाला कंसीडर करके चल रहे हैं, वरना x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 की वैल्यू ये आ सकती है। अब इसको कैसे आप समझ सकते हो लॉजिक, आप ध्यान रखो कि जब भी x प्लस 1/x को आप ऐसे व्यक्त कर पाएंगे a प्लस 1/a के फॉर्मेट में, तो आप उसको सिर्फ a प्लस 1/a नहीं लिख सकते हैं, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a प्लस a। तो इसके बेसिकली दो सॉल्यूशन मिलते हैं। अगर x प्लस 1/x a प्लस 1/a के बराबर लिखा जा सके तो x के दो सॉल्यूशन होते हैं, a और 1/a, ये दोनों सॉल्यूशन होते हैं, तो दो वैल्यूज आती हैं। अब यहां इस सवाल में एक ही वैल्यू का इस्तेमाल किया गया है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि दो सॉल्यूशंस होते हैं, a एंड 1/a, दोनों संभव है। ठीक है, तो एग्जाम में जैसी जरूरत वैसा काम करेंगे, ठीक है, बट पता होना चाहिए, हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये सवाल कह रहा है आपको बताना है कितने टर्म्स हैं इस प्रोडक्ट में। देखिए पहला ब्रैकेट इसमें 3 टर्म्स हैं, दूसरे ब्रैकेट में हमारे 4 टर्म्स हैं, तीसरे ब्रैकेट में हमारे 5 टर्म्स हैं। ऐसे सवालों में आपको करना क्या होता है कि पहले ब्रैकेट के नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, अगले ब्रैकेट के नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं, तो अगर आप पहला और दूसरा ब्रैकेट गुणा करोगे तो 12 टर्म्स मिलेंगे। अब इन 12 टर्म्स में से मुझे फर्दर कितना करना है, 5 टर्म को गुणा करना है, तो 12 पंचे 60, टोटल हमारे पास 60 टर्म्स हो जाएंगे। यानी हर ब्रैकेट में जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनको नंबर ऑफ टर्म्स को आपस में गुणा करने से टोटल टर्म्स मिल जाते हैं। ठीक है, टोटल टर्म्स मिल जाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 60। ये सवाल कर रहा है कि कॉस्ट प्राइस 100 मैंगोज का इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 80 मैंगोज के, आपको बताना है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज।
आप ये कह रहे हैं भैया कि 100 का सेलिंग प्राइस, 100 का कॉस्ट प्राइस 80 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ऐसा बोल रहे हैं आप? यस। तो क्या सीपी और एसपी का रेशियो 80/100 दिया हुआ है? जी हाँ। यानी 4/5 दिया हुआ है। यस। यानी सीपी 4 है तो एसपी 5 है, प्रॉफिट 1 यूनिट का हुआ। तो अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो क्या वो 1/4 होगा? तो क्या वो 25% होगा? बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होगा? डी। डी इज द राइट आंसर। ये सवाल कह रहा है कि अगर कोई अपनी 4/5 स्पीड से चलता है तो आदमी 12 मिनट लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। आपको बताना है कि यूजुअली वो कितना टाइम लेता है। तो देखो, स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट आपका डिस्टेंस के बराबर होता है। यहाँ ऑफिस ही जाना है तो दूरी को हम बोलते हैं कांस्टेंट हो गई, सेम है। जब दूरी कांस्टेंट हो जाती है तो ये भी आपको जानना है कि स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो रेसिप्रोकल में हो जाता है। स्पीड रेशियो आपका रिवर्स टाइम रेशियो हो जाता है, रिवर्स टाइम रेशियो। ठीक। रिवर्स टाइम रेशियो का मतलब है अगर दो लोग हैं तो हम ऐसा करेंगे 1/T1 रेशियो 1/T2। ये है रिवर्स टाइम का मतलब। तो ये हो जाता है आपका T2 रेशियो T1। स्पीड रेशियो इज रिवर्स टाइम रेशियो, या फिर हम कह सकते हैं कि टाइम रेशियो जो हो जाएगा वो आपका रिवर्स स्पीड रेशियो हो जाएगा। ठीक। ये बात बहुत काम की है। तो आप कह रहे हो मेरी स्पीड 4/5 हो गई। 4/5 स्पीड हो जाने का मतलब होता है अगर स्पीड पहले 5 थी तो अब 4 हो गई, ये होता है 4/5 हो जाना। तो टाइम रिवर्स हो जाएगा, यानी 4 से 5 हो जाएगा। टाइम 1 यूनिट से बढ़ जाएगा और आप यही करो कि 1 यूनिट आपका 12 मिनट के बराबर है। 1 यूनिट अगर मेरा 12 मिनट के बराबर है श्रीमान, तो ओरिजिनली कितना टाइम लग रहा था? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट 4 × 12 यानी 48 मिनट के बराबर है। तो यही पूछ रहा है ओरिजिनली कितना टाइम लग रहा था। तो ओरिजिनली मुझे लग रहा था कितना? 48 मिनट्स। ठीक है, ओरिजिनली। तो आंसर हो गया आपका 48 मिनट्स। दैट्स द आंसर। देखिए सवाल कर रहा है एक आदमी 600 किलोमीटर 5 घंटे में जाएगा, अगले 900 किलोमीटर 10 घंटे में जाएगा, तो बताना है कि उसका एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है भैया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना है? आपको हो गया 600 + 900 यानी 1500, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है? 5 और 10 15। तो 1500/15 लिखूंगा मैं यहाँ पर। तो कितना आया मेरा? 100। 100। 100 कहाँ दिया है? ऑप्शन सी, 100 किलोमीटर पर आवर। ये एक तरीका वो बहुत सिंपल सवाल है, ऐसे सोच सकते हैं। लेकिन मैं एक और तरीका बताऊंगा जस्ट थोड़ी क्यूरोसिटी डेवलप करने के लिए, ऑल्दो इस सवाल को करना ऐसे ही क्योंकि बहुत सिंपल है, बट एक क्यूरोसिटी डेवलप करने के लिए मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। 600/5 कितना बनेगा? 120। यानी पहले जो स्पीड है वो 120 है। फिर 900/10 कितना है? आपको हो गया 90। बाद में जो स्पीड है वो क्या होगी? 90। अब एक स्पीड 120 है और एक स्पीड 90 है, और मान लिया मुझे इनका औसत निकालना है कि ओवरऑल औसत क्या होगा। तो देखो, एवरेज की जो डिफॉल्ट डेफिनेशन है उसके हिसाब से मेरा जो भी स्पीड आएगा एस एवरेज, वो 90 से बड़ा होगा और 120 से छोटा होगा, है ना? क्योंकि कुछ देर के लिए 90 स्पीड थी, कुछ देर के लिए आपकी 120 थी। तो एवरेज स्पीड नेचुरली 90 से 120 के बीच में कहीं होगी। अब सिर्फ इस लॉजिक से अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, क्योंकि 90 के बराबर तो हो नहीं सकती, 120 के बराबर भी नहीं हो सकती, 90 से कम भी नहीं हो सकती। इसलिए आंसर क्या बनेगा? 90 से 120 के बीच में सिर्फ सी ऑप्शन। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई एवरेज का लॉजिक किस तरह से यहां भी आपकी हेल्प कर सकता है। ऑल्दो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर इस सवाल को ऐसे करना नहीं है। करने का तरीका तो यही ठीक है, क्योंकि जब आपको डिस्टेंस और टाइम दोनों दिया हुआ है तो सीधी सी बात है ऐसे करेंगे। लेकिन ये सोच पाना कि भाई एक स्लॉट की स्पीड 90 है, दूसरे स्लॉट की स्पीड 120 है, तो एवरेज स्पीड कहीं बीच में होगी, ये किसी और प्रश्न में आपकी बहुत मदद करेगा ऑप्शन एलिमिनेशन में। इसलिए ये भी जान के रखिए, ठीक है। ये सवाल कर रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द simple interest on a certain sum of money at 12% per annum for 2 years is 72. What is the principal amount?
तो देखिए इसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है कि अगर आपको सी आई माइनस एस आई निकालना हो दो साइकिल का, तो दो साइकिल्स का सी आई और एस आई का जो अंतर होता है वो आर स्क्वायर अपॉन 100% हो जाता है किसका, प्रिंसिपल का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल। तो यहां पर अगर रेट मुझे दिया है 12%, तो आप यहां रखेंगे 12 का स्क्वायर 144/100 बनेगा 1.44%। प्रिंसिपल का किसके बराबर है, 72 के बराबर है। यहां से अगर आप 1% की गणना करेंगे तो ये वैल्यू 50 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना 72, ध्यान से देखिए 144/2 है, तो 1.44 से 144 के काटोगे क्या मिलेगा, 100/2 आपका 50 हो गया। तो 1% अगर 50 हो गया तो प्रिंसिपल जो कि 100% होगा वो किसके बराबर हो गया, वो वैल्यू आपकी 5000 के बराबर हो गई। आपका आंसर आ गया डी। सिंपल सवाल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। ये सवाल देखिए, अगर एक सम ऑफ मनी है, इसको हमने इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट पर, रेट सर्टेन है 5 साल का। अब कह रहा है अगर इसको हमने 5% हायर रेट पे इन्वेस्ट किया होता तो 500 रुपये अधिक मिलते। इट वुड हैव फेच्ड ₹500 मोर, व्हाट वाज द प्रिंसिपल अमाउंट। आप बताइए, अगर मैं रेट को 5% से एक्स्ट्रा बढ़ा दूं और 5 साल भी एक्स्ट्रा दे दूं तो मुझे 25% एक्स्ट्रा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यस। और यही 25% जो एक्स्ट्रा मिला है ये 500 के बराबर है। यहाँ से आपको मिलेगा 1% 20 के बराबर, यहाँ से मिलेगा आपको 100% की वैल्यू 2000 के बराबर। तो यहाँ से भी आंसर हो गया ए। तो 5% 5 साल के लिए एक्स्ट्रा यानी 25% एक्स्ट्रा यानी 500, 1% 20, 100% आपका 2000 के बराबर हो गया। ये सवाल कर रहा है कि एक ट्रेडर है वो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 20%, 10% और 5% का रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द ओवरऑल डिस्काउंट। ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन में -1/5। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है -1/10। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं -1/20। सक्सेसिव में अगर वैल्यू होती है तो उसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि हम कहेंगे 5 हमारा 1 से कम होके 4 हो गया, 10 हमारा 1 से कम होके 9 हो गया, 20 हमारा 1 से कम होके 19 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यू का गुणा करते हैं तो 5 × 10 × 20 1000 बनता है। राइट हैंड की सारी वैल्यू को गुणा करेंगे 19 9 या 171, 171 को 4 से गुणा करेंगे तो 170 को 4 से गुणा करेंगे 680 मिलेगा, फिर 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 मिलेगा, तो ये 684 हो गया। 1000 अगर 684 हो गया तो हम कहेंगे 1316 कम हो गया। तो अगर 100 के बेस पर हम देखें, क्योंकि परसेंटेज 100 के बेस पर निकलता है, तो कोई चीज़ अगर 316 से कम हो गई है 1000 के बेस पर, तो 100 के बेस पर वो 31.6% कम हो गई। इसलिए मेरा आंसर हो गया बी। राइट, बी इज द राइट आंसर। जब आप थोड़े और समझदार हो जाएंगे इस सवाल में तो आप बोलेंगे कि भाई जो गिरावट आई है, अगर यहाँ 0 है और यहाँ 4 है तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा गिरावट का, और यूनिट डिजिट देख के भी आप लगा सकते हैं कि मेरा आंसर बी ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हुए। अब देखिए इस सक्सेसिव को करने का एक फॉर्मूला भी होता है आपका खतरनाक सा, बस मैं लिख रहा हूं, उसको आपको यूज नहीं करना है, बट वो फॉर्मूले जान के रखना है आपको। कभी कभी ये फॉर्मूला यूजफुल होता है, यहां पर बिल्कुल नहीं है, कहां पर होता है वो कभी आपको बाद में बताऊंगा मैं। बट ये फॉर्मूला होता है कि अगर 3% हैं और तीनों परसेंटेज को हम सक्सेसिव में लेते हैं तो नेट जो परसेंटेज चेंज होता है उसका फॉर्मूला होता है ये a + b + c + ab + bc + ca/100 + abc/100²। ठीक है, कभी बताऊंगा इसका कहाँ इस्तेमाल करना है। इस सवाल में सक्सेसिव को ऐसे हल करना है, इस फॉर्मूले को मत यूज करना, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट प्रैक्टिस के लिए एक बार चाहें तो कर लेना। ठीक है, तो होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, इस फॉर्मूले की ये वैल्यू रख के। एग्जाम में ऐसा करना नहीं है बट फिर भी कर लो प्रैक्टिस। देखिए यहाँ कह रहा है कि दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, इनका इक्वल वर्टिकल एंगल है और उनके एरियाज का रेशियो मुझे दिया है 4.84 रेशियो 5.29। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स का रेशियो क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूँ, कुछ वर्टिकल एंगल क्या होता है आखिर। तो देखिए अगर आपके पास कभी भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हो
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो बराबर भुजाएं होती हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो दो बराबर भुजाएं होती हैं इनको बोला जाता है लेग्स, है ना, दोनों बराबर भुजाओं को लेग्स बोला जाता है। और जो एक तीसरी भुजा होती है इन दोनों को छोड़ने के बाद उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक, फिर ये दोनों एंगल जो बराबर होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में इनको हम बोलते हैं बेस एंगल। ठीक है, और जो दोनों लेग्स के बीच में एंगल बनता है इस एंगल को हम बोलते हैं वर्टेक्स एंगल या फिर वर्टिकल एंगल, इन दोनों नाम से जानते हैं। तो यहां पर इस सवाल को अगर आप गौर से देखें तो यहां पर बात क्या की गई है, वर्टिकल एंगल। तो वर्टिकल एंगल का मतलब ये वाला एंगल। तो हमारे पास दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, ध्यान से देखना, अल्फा और दूसरा भी है उसका भी है एंगल अल्फा, यानी दोनों वर्टिकल एंगल बराबर है। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, चूंकि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिकल एंगल बराबर हो गए, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। समरूप त्रिभुज होने के बाद आप कह रहे हो कि भाई इनके एरिया का जो रेशियो है वो मुझे दिया है ऐसा कुछ। एरिया का रेशियो 4.84 और 5.29 का रेशियो है। इस रेशियो को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दशमलव हटा दिया। तो अगर ये हमारे एरिया का रेशियो है तो जो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो होगा वो बनेगा इसका स्क्वायर रूट 484 अपॉन 529। एरिया का जो रेशियो होता है, लेंथ का रेशियो स्क्वायर रूट लेने पे आ जाता है, तो ये वैल्यू बनेगी 22/23। तो यहां पर आंसर हो गया हमारा सी, कि लंबाइयों का अनुपात 22:23 बनेगा। अब ये लंबाइयां संगत लंबाइयां होती हैं। अब चाहे आप उसको करस्पॉन्डिंग हाइट्स बोल लो, करस्पॉन्डिंग साइड्स बोल लो, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग लेंथ इसी रेशियो में होंगी, कोई भी हो। ठीक है, तो हाइट्स का भी रेशियो, करस्पॉन्डिंग हाइट्स का रेशियो 22:23 ही आएगा, इसलिए इसका सी उत्तर सही हो गया। ये सवाल देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी हमारा सिमिलर है त्रिभुज डीईएफ से। पेरीमीटर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ के 40 और 30 सेंटीमीटर हैं। आपको बताना है बीसी प्लस सीए और ईएफ प्लस एफडी का रेशियो क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4:3। और मैंने इतना जल्दी इसका उत्तर लगाया है, इसको मैं समझाता हूं कैसे आप भी सोच सकते हैं। सबसे पहले देखना देखें हमें कि एक ट्रायंगल एबीसी दिया है, एक ट्रायंगल मुझे डीईएफ दिया है। ठीक, मैं यहां पर लिख रहा हूं ए बी सी डी ई एफ। अब इनके पेरीमीटर्स का रेशियो मुझे दिया है 40 और 30। देखिए, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कहानी कैसे होती है, कहानी कुछ इस प्रकार से होती है कि अगर आपने लेट से इसकी भुजा में रैंडमली कुछ लिख रहा हूं, जैसे इसको एक्स लिख रहा हूं, इसको वाई लिख रहा हूं, इसको जेड लिख रहा हूं, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ये के एक्स होगा, ये के वाई होगा, ये के जेड होगा। ये इसलिए होगा, तभी सिमिलरिटी होल्ड होगी, किन्हीं भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। अब सवाल ने कहा कि पेरीमीटर्स का रेशियो 40 और 30 है, यानी आप कह रहे हो कि x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन के इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही तो हुआ पेरीमीटर्स। ये 4:3 बना 40/30, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कट गया। आप कह रहे हो के की वैल्यू 1/k की वैल्यू 4/3 के बराबर है, यही बोल रहे हो। अब आप कह रहे हो कि बीसी प्लस सी ए, जब आप यहां बीसी प्लस सी ए ले रहे हो तो वाई प्लस जेड ले रहे हो, और यहां पर आप ई एफ प्लस डी एफ ले रहे हो। ई एफ प्लस डी एफ क्या बनेगा, के इंटू वाई प्लस जेड, क्या वैल्यू आएगी 1/k, और 1/k की वैल्यू आएगी 4/3। आंसर लग गया अभी। लेकिन नेचुरली मैंने ऐसे तो नहीं सोचा होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे सोचूंगा तो टाइम लगेगा। तो मैंने कैसे सोचा है कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक, और इनके परिमाप का अनुपात 4:3 है, तो परिमाप क्या होता है, एक तरह की लंबाई होती है। भाई परिमाप को आप सेंटीमीटर में लिखेंगे या मीटर में लिखेंगे, मतलब ये लंबाई है। तो दोनों के परिमाप का अनुपात जैसे ही मैंने देखा 4/3 है, तो मुझे यह पता लग गया कि इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 4/3 है। कोई भी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 4/3 ही होगा। अब सवाल कह रहा है बीसी प्लस एसी, और यहां क्या कह रहा है ईएफ प्लस एफडी। अब देखो बीसी है तो यहां ईएफ है, यहां एसी है तो यहां डीएफ है। तो जो भी टर्म आपने बनाया है बीसी प्लस सीए और यहां ईएफ प्लस एफडी, ये दोनों एक तरह से करस्पॉन्डिंग लेंथ हुई। ऑल्दो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ है, बट हुई तो करस्पॉन्डिंग लेंथ। जैसा तुम यहां ले रहे हो वैसा ही यहां ले रहे हो। इन दोनों का सम तुमने यहां लिया, इन दोनों का सम तुमने यहां लिया।
तो रेशियो वही आएगा जो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो होता है, 4/3 ही बनना है ये। तो इसको लिख के करने की जरूरत नहीं थी, 4/3 इज द आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज क्लियरली समझ में आई होगी। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम को स्कैन करके ज्वाइन कर लो क्यूआर, या फिर आप रैमो सर ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन कर लो, पीडीएफ यहाँ मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ध्यान रखिएगा, डीपीक्यू की सीरीज चलती है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे सुबह 11 बजे इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो भी फीडबैक वगैरह हो कमेंट करिए, और जो अटेंडेंस है वो भी कमेंट में दिया करोगे, हाँ सर मैंने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताओ कि तुमने कंप्लीट कर दिया है। कमिटमेंट यही है, यही तुम्हारी अटेंडेंस है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।